बात अब नेपाल की करेंगे। नेपाल में नई सरकार को लेकर सस्पेंस जारी है। कल रात ऐसी खबर आई कि नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है। लेकिन अब ताजा खबर यह है कि अभी सुशीला कार्की पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। आज नेपाल में नई सरकार को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर्स में अहम बैठक होगी। कल रात 9 घंटे तक चली बैठक में सहमति नहीं बनी। हामी नेपाली एनजीओ की तरफ से सुशील कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। काठमांडू के मेयर बालेन शाह का सुशील कार्की को समर्थन भी मिला, लेकिन बालेन ने शर्त ये रखी कि पहले संसद को भंग किया जाए, फिर अंतरिम सरकार का गठन हो। बताया जा रहा है कि जेएनजी का एक बड़ा समूह अगर सुशीला कार्की के नाम पर सहमत है तो जेएनजी के ही दूसरे समूह इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में नेपाली सेना ने आज सभी जेएनजी समूह को वार्ता में आने के लिए कहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कल रात की तस्वीर, जब जेएनजी ने एक समूह ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति का दावा किया और जेएनजी के लोग जश्न मनाने लग गए। जेएनजी द्वारा हाई एथिकल भएको व्यक्ति, निष्पक्ष व्यक्तिलाई हामीले सर्वसम्मति रूपमा सुशीला कार्की ज्यूलाई अन्तरिम सरकार बनाउनको निमित्त सिफारिस गरेका छौं। जनभावना जेएनजीको भावनामाथि खेल्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो र आज सुशीला कार्की भन्दा अब्बल क्यान्डिडेटहरू हुँदाहुँदै सुशीला कार्की हाम्रो लागि मान्य छैन। पंकज दास मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कार्की के नाम पर पूर्ण सहमति तो बनी नहीं है, लेकिन क्या आज ऐसा होने के आसार हैं बैठक के बाद? अभी इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे ग्रुप जो है वो सामने आए हैं। कल आर्मी ने सभी को आह्वान किया था कि जो भी जेएनजी समूह है वो सभी अपने लीडर्स का नाम भेजे और उनको आर्मी हेडक्वार्टर भेजे ताकि उनसे बात की जा सके। तो ऐसे करीब 200-250 ग्रुप है जिन्होंने अपना नाम आर्मी हेडक्वार्टर में दिया है, उन सबके साथ बात होगी। जो आर्मी के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि न सिर्फ जेएनजी बल्कि अन्य समूहों के साथ भी बातचीत की जाएगी, यानी कि जो कुछ राजनीतिक दल है उनके साथ भी बातचीत की जाएगी और दूसरे जो पक्ष है उनके साथ भी की जाएगी। जैसे कि कल आर्मी हेडक्वार्टर में दुर्गा प्रसाद पहुंचे थे, जो प्रो मोनार्की मूवमेंट इससे पहले उन्होंने चलाया था, उनके साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी। इसी तरह जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है उसके कुछ नेताओं के साथ भी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी और आज भी उनकी मुलाकात तय है। तो ऐसे अलग अलग समूह है, अलग अलग जो राजनीतिक दल है उनके साथ भी। और ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल में जो नेपाली कांग्रेस, यूएमएल और माओवादी के जो बड़े लीडर के साथ जो हुआ उस पार्टी में भी यंग लीडर हैं, उन्होंने अपनी धारणा सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है। उनका डिमांड जैसे जेएनजी की तरफ से आ रहा है कि संसद का विघटन करना चाहिए, लेकिन उनकी बात यह है कि कोई भी निर्णय जो है वो संविधान के ही दायरे में लेना चाहिए, संविधान से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी भी सूरत में वो मान्य नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम भी सड़कों पे आएंगे। इसमें नेपाली कांग्रेस के जो दोनों जनरल सेक्रेटरी हैं गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा, उन्होंने बाकायदा अपील जारी कर दी है। यूएमएल की तरफ से जो ओली की पार्टी है उनके तरफ से जो उनके यूथ लीडर हैं योगेश भट्टराय और प्रदीप गेवाली, उन्होंने अपील जारी की है। ऐसे ही माओवादी के जो जनार्दन शर्मा है उनकी तरफ से भी एक बयान आया है। तो अब धीरे धीरे जो पुराने राजनीतिक दल हैं, जो यहाँ के प्रमुख अभी तक राजनीतिक दल हैं, वो अभी तक खामोश थे, लेकिन अभी आज सुबह से जब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू है तो उन्होंने भी अपनी धारणा सार्वजनिक करना शुरू कर दिया। तो आर्मी चीफ की तरफ से इन सभी के साथ एक सहमति बनाई जाएगी, आम राय बनाया जाएगा। ऐसा ना हो कि आर्मी के किसी भी निर्णय के बाद यहाँ एक और विद्रोह खड़ा हो जाए, उसके विरोध में एक और यहाँ प्रदर्शन होने लगे। तो ये बहुत ही मुश्किल चुनौती भरा काम है आर्मी के लिए। लेकिन ये जो बालेन शाह सुझाव दे रहे हैं कि संसद को भंग किया जाए, उसमें क्या दिक्कतें हैं? उस सुझाव को क्यों नहीं माना जा रहा है? संसद भंग करने का अधिकार आर्मी चीफ के पास नहीं है। संसद भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। हालांकि अभी इस समय जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें संसद भंग करना हो सकता है एक विकल्प हो, लेकिन राष्ट्रपति को उस पत्र पर साइन करना पड़ेगा। क्या राष्ट्रपति इसके लिए तैयार है? क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं और उनके बारे में आज सुबह से एक
ये उनके एक बहुत ही निकट के सहयोगी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि आर्मी जबरदस्ती उन पर दबाव डाल रही है कि वो संसद भंग करने की चिट्ठी पर साइन करे और राष्ट्रपति इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती नेपाली सेना के पास भी है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए हैं और इस जो संविधान अभी नेपाल में है उसके मुताबिक वही सर्वोच्च है, इस समय सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, जब तक आम सहमति नहीं बन जाती है, तब तक ये बहुत मुश्किल है संसद भंग करना। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच नेपाल में बवाल हो रहा है और भारत की सीमा पर भी अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल की सीमा देश के 4 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भनक मिली है कि नेपाल में बवाल की आड़ में उपद्रवी भारत के सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग कर सकते हैं, लिहाजा सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा में लगे जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। तो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने अलर्ट जारी किया है सीमावर्ती इलाकों के लिए, जो नेपाल से सटी हुई भारत की सीमाएं हैं, खासतौर पर 4 राज्यों की सीमाएं, इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश प्रमुख तौर पर शामिल है। यूपी के सीमावर्ती जिले में पुलिस ने 24 घंटे सतर्क रहने का फरमान जारी किया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी के डीजीपी का ये फरमान आया। भारत नेपाल बॉर्डर से मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, किस तरह की तब्दीली आप वहां पर सुरक्षा की देख पा रहे हैं? पहले किस तरह से सुरक्षा रहती थी और अब उसे किस तरीके से बढ़ा दिया गया? देखिए, निश्चित तौर पर अभी भी जो बॉर्डर है भारत और नेपाल का फिलहाल 2 दिनों से शांत बना हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। सिर्फ आईडी चेक करके नेपाल के लोगों को नेपाल में जाने दिया जा रहा है और अगर कोई भारतीय वहां फंसा है तो उसे वापस आने दिया जा रहा है। बाकी कल मैं पूरे धनगढ़ी के इलाके में घूम रहा था, पूरा एक कर्फ्यू जैसा हालात आप कह सकते हैं। लोग अपने घरों के बाहर तो बैठे हुए दिखे, लेकिन तमाम जो जितने भी प्रतिष्ठान हैं, चाहे सरकारी गैर सरकारी दुकानें, बाजार, सब कुछ बंद थे। ये जरूर है कि प्रदेश सरकार की तरफ से, यानी कि योगी सरकार ने जो फरमान जारी किया उसके बाद हर बॉर्डर पर एक सीओ और एसडीएम लगातार मौजूद दिखाई दिए, लगातार कई घंटे तक वो मौजूद रहे। जो नेपाल की तरफ के जो काउंटर पार्ट हैं उनसे कोऑर्डिनेशन होता रहा है। आर्मी ने पूरी तरीके से नेपाल के भीतर का मोर्चा इस वक्त संभाला हुआ है, इसलिए अगर देखें तो पिछले 48 घंटे से किसी तरह की किसी अप्रिय वारदात की कोई खबर नहीं मिली है और अब सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये तभी पूरी तरीके से नॉर्मल होगा जब काठमांडू में जो हालात हैं वो नॉर्मल होंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो सीमा है, सीमा पर इस वक्त शांति बनी हुई है। ठीक है, सीमा पर शांति बनी हुई है।